जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास करेंगे और केमिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग अपना जो दूसरा अध्याय है उसके आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। यानी आज हम लोग का दूसरा चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। पहला चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट करा दिया गया है, नोट्स भी हमने आपको पूरा का पूरा दे दिया है। सेकंड चैप्टर जो है आज खत्म हो जाएगा और 1 से 2 दिन के अंदर आपको संपूर्ण नोट्स जो होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का जो क्लास होगा ना वो पिछले क्लास से थोड़ा अलग है। पिछले क्लास में हम लोग पीएच मान के बारे में पढ़े थे और उसके बारे में पूरा अध्ययन किए थे। आज का जो हम लोग का चैप्टर होगा उसमें आज हम लोग जानेंगे लवण के बारे में, कुछ प्रमुख लवण के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो जो हम लोग इनो पीते हैं उन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यानी आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला है और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से 100 में 100% पूछता है। तो इसलिए आज पूरा क्लास देखिएगा ताकि आपका पूरा का पूरा अच्छे ढंग से कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आपका क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये लवण क्या होता है। लवण क्या होता है उसको समझने के लिए याद कीजिए, हमने आपको एक अभिक्रिया बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण जब अभिक्रिया पढ़ाए थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि जब अम्ल और भस्म जो होते हैं आपस में अभिक्रिया करते हैं। देखिए याद कीजिए, हमने पढ़ाया था कि जब अम्ल और भस्म जो होते हैं आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस दौरान लवण का और साथ ही साथ जल का निर्माण करते हैं। तो वही जो लवण बनाते थे उसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग का हेडिंग ही है लवण के बारे में और हमने लिखा है कि जो लवण होते हैं वो किसके मिलने से बनता है। तो याद रखिएगा, जब अम्ल और भस्म जो होते हैं आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल हमने दिया है, यहां पे HCl है और साथ ही साथ NaOH जो है, जब आपस में ये दोनों मिले हैं तो यहां पे देखिए हमारा किसका निर्माण हुआ है, NaCl, यानी यहां पे हमारा लवण का निर्माण हुआ है और साथ ही साथ ये हमारा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो इसी लवण के बारे में हम लोग को क्या करना है, आज काफी डिटेल से पढ़ना है। देखिए, लवण की अगर बात करें ना तो इसका नामकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। नामकरण कैसे करते हैं, जैसे यहां पे मान लीजिए NaCl था। अब NaCl था तो मान लीजिए इसका नामकरण तो कहीं ना कहीं से करते होंगे ना। तो नामकरण जब किया जाता है तो याद रखिएगा, नामकरण में अम्ल का जो नाम होता है उसको दूसरा पार्ट बनाते हैं और भस्म के नाम को पहला पार्ट बनाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे देखिए यहां पे नामकरण में हमने कहा कि भस्म का भी नाम लेते हैं और दूसरा हमने कहा कि लवण का भी, अम्ल का भी, भस्म और अम्ल दोनों का नाम लेते हैं। पहला पार्ट जो होगा ना वो लेंगे भस्म का और दूसरा पार्ट लेते हैं किसका, अम्ल का, और इन दोनों को जब मिलाते हैं तब जाके लवण का नाम मिलकर बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहां पे हमने लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह एक तरह का क्या है, तो भस्म है। याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म है। और यहां देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, अम्ल है। अब देखिए, इन दोनों के मिलने से एक हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो उनका नामकरण जब करेंगे तो इसका पहला पार्ट लेंगे। तो देखिए, इसका पहला पार्ट क्या है, सोडियम। देखिए यहां पे हम लिखेंगे क्या, सोडियम। अब देखिए, ये हो गया भस्म का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट किसका लेना है, ध्यान से देखिए, अम्ल का। तो अम्ल का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रो हटा दीजिए, यहां से ले लिए क्लोरीन जो है, यानी क्लोरिक जो है, इससे हम लोग क्या कर देते हैं, यहां ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सोडियम, और इसको क्लोरिक ना लिख के क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिख देते हैं। यहां पे क्या लिखते हैं, याद रखिए क्लोराइड। तो देखिए ये हो गया किसका पार्ट, अम्ल का। ये किसका पार्ट हो गया, भस्म का, और नाम तैयार हो गया सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड क्या है, एक तरह का याद रखेगा लवण है। तो लवण का नामकरण हम लोग किए और ये किसके किसके आधार पर कर दिए, तो भस्म और अम्ल जो होते हैं उन्हीं के नाम पर हम लोग लवण का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। याद रखिएगा, पहला पार्ट जो रहेगा वो किसका रहेगा, भस्म का। दूसरा पार्ट जो रहेगा वो रहता है अम्ल का। तो ये था किसका, तो याद रखिएगा नामकरण के बारे में। अगर हम लोग प्रकार की बात करें, अम्ल के प्रकार की, तो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, अम्ल के प्रकार की अगर हम लोग चर्चा करें तो अम्ल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है सामान्य लवण, दूसरा जो होता है अम्लीय लवण, और तीसरा होता है भास्मिक लवण। तो लवण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि लवण के कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा, लवण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। तो ये जब 3 प्रकार के लवण होंगे तो याद कीजिए तीनों का क्या होगा, पीएच मान अलग अलग होगा। सीधी सीधी बात है, जब 3 प्रकार के हैं तो तीनों का पीएच मान अलग होगा। तो आप कहिएगा कि सर आप तो पढ़ाए थे
कि जो लवण होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है, उदासीन होते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए लवण 3 प्रकार के होते हैं, तो पीएच मान भी अलग अलग होगा। कुछ ऐसे लवण होते हैं जिनका पीएच मान 7 होता है, कुछ ऐसे आपका लवण होते हैं जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, और कुछ ऐसे लवण होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। माने तीनों कंडीशन में हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। इन तीनों कंडीशन में लवण मिलेगा। तो ये सारे लवण कब मिलके बनते हैं उसको जरा समझते हैं। तो देखिए यहां पे हम आपको बताते हैं कि ये 3 प्रकार से कैसे कैसे निर्माण होगा। जैसे अगर हम यहां पे बात करें, अगर प्रबल अम्ल ले लें, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर हम कहें कि प्रबल अम्ल और प्लस हो जाता है, याद रखिएगा, प्रबल भस्म, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म जब मिलके बनता है तो इस कंडीशन में जो अम्ल बनता है वो उदासीन होता है, और उदासीन होगा तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के मिलने से कोई लवण बनता है तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। दूसरा कंडीशन में देखिए, अगर हम कहें प्रबल अम्ल, ध्यान से समझिएगा, प्रबल अम्ल और प्लस दुर्बल, यहां पे हम भस्म ले लेते हैं, माने कमजोर, याद है ना, प्रबल और दुर्बल पढ़ाए हैं। देखिए प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म के साथ मिलता है तो यहां पे जो अम्ल बनता है या लवण बनता है वो होता है अम्लीय। यहां पे कौन सा अम्ल बनता है, तो याद रखिए लवण बनता है, अम्लीय लवण बनता है, और इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ये इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। याद रखिएगा, ध्यान से समझिए, यहां पे मजबूत कौन है, अम्ल है। देखिए प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म, मजबूत कौन, अम्ल। तो अम्ल मजबूत है तो अपना ये छाप छोड़ेगा, तो छाप छोड़ा तो हमारा लवण कैसा मिलेगा, अम्लीय लवण होगा। तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि अम्ल के पीएच मान जो होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। अगर हम लोग बात करें तीसरा कंडीशन में, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल भस्म। तो इस कंडीशन में जो बनेगा वो हमारा लवण जो होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि यहां पे भस्म जो है वो देखिए मजबूत कंडीशन में है, और मजबूत कंडीशन में है तो जो लवण बनेगा उसका पीएच मान 7 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमने 3 कंडीशन बताया लवण के बारे में कि लवण जो हो सकते हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं, याद रखिएगा, और पीएच मान 3 प्रकार का मिल सकता है, 7 से कम और 7 से ज्यादा। 7 कब होगा किसी लवण का पीएच मान, जब प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म मिलकर बनाएंगे। 7 से कम पीएच मान कब होगा, जब, याद रखिएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म मिलकर बनाएंगे, तो उस कंडीशन में उसका पीएच मान 7 से कम होगा। यहां देखिए दुर्बल अम्ल प्रबल भस्म जब मिलेगा तो उस कंडीशन में जो लवण प्राप्त होगा उसका पीएच मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये था पूरा का पूरा हम लोग पढ़े आज, और किसके, यानी लवण के बारे में, कि उसका नामकरण कैसे होता है, प्रकार जाने, और साथ ही साथ लवण का पीएच मान जो होता है उसके बारे में समझे कि कब 7 होगा, 7 से कम कब होगा, और 7 से ज्यादा कब होगा। अब देखिए इसके बाद से हमारे चैप्टर में जो है ना कुछ प्रमुख लवण के बारे में पढ़ना है। जो कुछ प्रमुख लवण जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ उनका उपयोग कैसे होता है वो समझना है। यही लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, अगर प्रमुख लवण की बात करें ना, तो हमने सबसे पहला एक लवण आपके सामने रखा है सोडियम क्लोराइड के बारे में। देखिए अभी हमने थोड़ा देर पहले जिक्र भी किया था सोडियम क्लोराइड के बारे में, वही यहाँ पे आ चुका है सोडियम क्लोराइड। नंबर 1 पर है सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक के भी नाम से जाना जाता है, यानी आप लोग जो घर में खाना खाते हैं और उसमें नमक यूज करते हैं, हमारा साधारण नमक होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड के भी नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा NaCl, याद रहेगा ना, NaCl। आपसे देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, तो भी NaCl लिखना पड़ेगा। साधारण नमक का फॉर्मूला बताइए तो NaCl लिखना पड़ेगा। यानी ये तीनों नाम आपको क्या करना है, याद करके रखना है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें ना सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl का, इसका 95%, याद रखिएगा, हमारे देश में जितना भी नमक बनता है उसका 95% जो भाग होता है ना वो समुद्र से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, समुद्र से। याद रखिएगा हमारे देश का 95% साधारण नमक जो होता है वो समुद्र से प्राप्त होता है। और आप इतिहास में नमक के बारे में पढ़े भी हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो नमक, जो आपको मालूम है कि दांडी यात्रा किए थे और नमक कानून को तोड़ने का काम किया था। तो वहां पे याद कीजिए वो समुद्र के किनारे गए थे और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े थे। तो वही चीज यहां याद रखिएगा कि समुद्र से हमारे देश में जितना भी नमक उपयोग होता है उसका 95% भाग हम लोग
लोग समुद्र से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगर हम लोग बात करें ना तो देखिए इस नमक में 2-3 तरह का आप नमक देखे होंगे, एक सेंधा नमक आता है, एक काला नमक आता है और आयोडीन युक्त नमक आता है। तीनों के बारे में जरा समझिए। सेंधा नमक आप लोग अक्सर देखे होंगे, आपके घर में जब पूजा पाठ होता होगा, आपकी मम्मी करती होंगी तो उस समय सेंधा नमक मंगाती होंगी। सेंधा नमक हल्का लाल कलर का नजर आता होगा, यानी भूरा कलर का। वो भूरा कलर का क्यों होता है, वो हम लोग को खुदाई के दौरान मिलता है और उसमें लाल मिट्टी का अंश होता है ना, इसी के वजह से वो हल्का भूरा नजर आता है। तो वो हमारा होता है कौन सा, सेंधा नमक। एक होता है काला नमक। अब देखिए काला नमक आप लोग देखे होंगे थोड़ा पत्थर टाइप से रहता है, अब बचपन में हम लोग बहुत ज्यादा चाटते रहते थे, तो वो काला नमक होता है। काला नमक कहां से मिलता है, तो ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं ना, वहां से हम लोग को कौन सा नमक मिलता है, काला नमक की प्राप्ति होती है। तो ये दो चीज समझ गए। तीसरा आइए आयोडीन युक्त नमक। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। आयोडीन युक्त नमक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए आयोडीन युक्त नमक यानी KI या KiO3 जब हम लोग क्या करते हैं, साधारण नमक में मिला देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं आयोडीन युक्त नमक। टीवी पर भी आप प्रचार देखे होंगे कि हमेशा आप खाइए क्या, आयोडीन युक्त नमक खाइए। आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या फायदा है, तो याद रखिएगा आयोडीन युक्त नमक खाने से हम लोग को घेंघा जो बीमारी होती है, यहां पे हम लिख देते हैं घेंघा, याद रखिएगा कि बीमारी है घेंघा बीमारी, इससे हम लोग को क्या होता है, बचाव होता है। यानी जिस किसी के गला में यहां पे देखिएगा ना तो बड़ा सा एकदम बड़ा सा निकल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं घेंघा बीमारी। तो याद रखिएगा आयोडीन युक्त नमक खाने से घेंघा नामक बीमारी नहीं होती है, इसीलिए हम लोग को हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में किसकी कमी के वजह से घेंघा नामक बीमारी होती है, तो याद रखिएगा हम लोग को क्या हो जाएगा वहां पे, आयोडीन। इसको गलकंड भी कहीं कहीं पे लिख देता है कि गलकंड नामक बीमारी, तो याद रखिए गलकंड कहे चाहे घेंघा बीमारी कहे, ये सब आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। तो ये था हम लोग का साधारण नमक के बारे में, यानी कुछ उपयोगी लवण में पहला हमने बता दिया साधारण नमक के बारे में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद से जितना भी प्रमुख लवण है उन सबका हम चार्ट लेकर आते हैं और सबके बारे में काफी डिटेल से बताते हैं। तो आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम कुछ प्रमुख लवण के बारे में बता रहे थे, उसी क्रम में हम लोग आगे अब अध्ययन करेंगे। पहला हमने आपको बता दिया है NaCl के बारे में, साथ ही साथ हमने उसका उपयोग बताया और इसके अलावा कुछ उसके प्रकार थे उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब देखिए अब हम दूसरा जो स्थान रखा है यानी दूसरे नंबर पे वो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहां पे समझते चलिएगा, हम चार्ट बहुत अच्छे से बना दिए हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आप रिवीजन करते रहें। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के भी नाम से जाना जाता है। तो यहां पे याद रखिएगा कि हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको किस नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा NaOH होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस नाम से जानेंगे, इसको कास्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होगा, NaOH होता है। अगर हम लोग बात करें ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है किस विधि से इसका निर्माण किया जाता है, किस विधि से इसको बनाते हैं, तो याद रखिएगा क्लोर एल्कली विधि। इस विधि का नाम याद रखिएगा क्लोर एल्कली विधि से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा यहां पे जरा ध्यान समझिएगा, जो एल्कली विधि है इससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि बताइए कि कास्टिक सोडा का निर्माण किस विधि से करते हैं, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा आंसर, क्लोर एल्कली विधि हो जाएगा। अगर इसका उपयोग की बात किया जाए तो यहां पे याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है वो होता है साबुन और अपमार्जक के निर्माण में, इसके अलावा कागज का जो निर्माण होता है उसमें करते हैं, साथ ही साथ प्रयोगशाला में अभिकर्मक जो होते हैं उनके रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आइए जल्दी से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि याद हो जाए। हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला हमने क्या बताया, NaOH बताया। किस विधि से इसका निर्माण होता है, तो हमने कहा क्लोर एल्कली विधि से इसका निर्माण होता है। उपयोग क्या क्या होता है, तो हमने कहा कि साबुन और अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, साथ ही साथ प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा नंबर जो हमने स्थान दिया है वो दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका स्थान दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, खाने का भी सोडा कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला को जरा देखिएगा, NaHCO3। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, फॉर्मूला क्या होगा,
NaHCO3। अब बताइए, अब आपसे नेक्स्ट जो होगा वो बताया जाएगा कि किस विधि से इसका निर्माण होता है। तो याद रखिएगा वो किस विधि से इसका निर्माण करते हैं, तो याद रखिए साल्वे विधि जो होता है, इस साल्वे विधि के द्वारा हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग इसका उपयोग की बात करें ना, तो देखिए सबसे पहला हमारा दिया है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है जरा समझिए, जब हम लोग आप लोग पाव रोटी या डबल रोटी खाए होंगे ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि उसमें टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल जब मिलाया जाता है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है और उसको क्या करता है, डबल रोटी को स्पंजी बनाता है, मतलब नॉर्मल बनाता है, साथ साथ उसका जो खट्टापन होता है और कड़वाहट होता है दोनों को दूर कर देता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, जिससे हम लोग को डबल रोटी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो याद रखिएगा हमारा वही यहाँ पे लिखा हुआ है बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी खाने का सोडा जो होता है उसमें हम लोग इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी डबल रोटी बनाने में। इसके अलावा घर में देखिएगा आपकी मम्मी जो होंगी, खास्ता उस्ता जो बनता है ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमने लिखा है इनो के रूप में। आप लोग देखे होंगे कि जब पेट हम लोग का क्या होता है, गैस बनता है, तो हम लोग एंटासिड के रूप में कोई ना कोई दवा लेते हैं और वो हमारे पेट की अम्लता यानी जो गैस बना रहता है उसको दूर करने में मदद करता है। उसमें आजकल बड़ा प्रचलित है इनो। आप लोग इनो पिए होंगे, वो इनो जो होता है उसमें याद रखिए क्या क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा इनो जो होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ ही साथ सिट्रिक अम्ल, ये दोनों याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इनो जो होता है किससे से मिलकर बना होता है। तो इनो जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल, इन दोनों के आपस में मिलने से निर्माण होता है किस इसका, इनो का। और यही इनो जब हम लोग पीते हैं तो हम लोग के पेट में जो गैस बनता है उससे क्या मिलता है, राहत मिलता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इनो का निर्माण किस किस के मिलने से होता है। तो याद रखिएगा इनो के निर्माण में सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ ही साथ सिट्रिक अम्ल जो होते हैं, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तब जाके इनो का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिएगा अग्निशामक के रूप में। अब जरा समझिएगा अग्निशामक जो होता है यानी आग बुझाने वाला, जो देखे होंगे आप लोग अपने देखिएगा स्कूल में या कहीं कोचिंग में जाइएगा तो रेड कलर का इतना बड़ा सिलेंडर नजर आएगा जिससे हम लोग आग बुझाने का काम करते हैं। उस आग बुझाने वाला सिलेंडर को अगर हम लोग बात करें ना, तो जरा समझिएगा उसका कंस्ट्रक्शन जो होता है इस तरह का होता है। इस तरह का सिलेंडर मान लीजिए होता है, इसमें एक पतला सा यहाँ पे कांच की नली होती है। यहाँ बाहर में देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग का रहता है कौन, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे रहता है NaHCO3, बाहरी वाला में NaCO3 रहता है और अंदर में भरा रहता है H2SO4। क्या भरा रहता है, H2SO4। अब देखिए जरा समझिएगा, ये होता है कांच का। जब भी आग लगता है ना तो उसको देखिए ऊपर से कहता है प्रेशर कीजिए, यानी दबाइए। जैसे ही इसको दबाइएगा ना तो ये कांच का है, ये टूट जाएगा और टूटेगा तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा। कौन कौन, H2SO4 और NaHCO3। जब दोनों आपस में मिलता है तो जहां पे रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, और उस अभिक्रिया के दौरान CO2 गैस का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, और हम लोग आसानी से आग को क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं। तो वही देखिए यहां पे हमने रिएक्शन भी लिख दिया है कि यहां पे देखिएगा NaHCO3 जो है और H2SO4 जो है दोनों आपस में अभिक्रिया किया है। तो देखिए यहां पे CO2 का निर्माण किया और जल का भी निर्माण किया है ना, और यही हमको क्या करता है, आग बुझाने में मदद करता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव फिर पूछ देगा अग्निशामक जो होते हैं उनमें किस चीज का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा उसमें याद रखिएगा कौन कौन, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ ही साथ H2SO4, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं, ये हो गया कितना, तो तीसरा नंबर पे। अब चौथा नंबर पे बात करें तो चौथा नंबर जो स्थान मिला है वो मिला है किसको, तो सोडियम कार्बोनेट को। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको हम लोग धोने वाला सोडा भी कहते हैं, सीधे सीधी बात है। अब धोने का सोडा तो आप लोग देखे ही होंगे कि सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, फॉर्मूला याद रखिएगा Na2CO3 × 10H2O। फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट करते हैं, Na2CO3 × 10H2O जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसका, तो सोडियम कार्बोनेट का, जिसको हम लोग धोने का सोडा के नाम से जानते हैं। इसका अगर बात करें कि किस विधि से इसका निर्माण होता है, तो याद रखिएगा साल्वे विधि से इसका हम लोग निर्माण करते हैं। याद रखिएगा फिर से हम बता रहे हैं कि आपका सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका किस विधि से इसका निर्माण होता है, तो साल्वे विधि से इसका निर्माण किया जाता है। उपयोग आप लोग बहुत आसानी से जानते होंगे कि इसको कपड़ा धोने में, जल को खरापन जो होता है उसको दूर करने में, कांच, कागज, साबुन इत्यादि के जो निर्माण होता है इन सब में हम लोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट गैस जो है वो हमारा है विरंजक चूड़। अब जरा समझिएगा विरंजक चूड़ जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। यहां देखिएगा विरंजक चूड़ का फॉर्मूला जो हमने लिखा है वो हो जाएगा CaOCl और इंटू में क्या हो जाएगा Cl। यहां पे देखिएगा अगर हम लोग बात करें विरंजक चूड़ का तो इसका उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा विरंजक चूड़ का उपयोग होता है
कीटनाशक के रूप में, यानी कीटनाशक यानी जो छोटे कीटाणु जो होते हैं उन सबको मारने में हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कागज हो गया, कपड़ा हो गया, उसको विरंजन करने में भी हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा क्लोरीन हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, इसको बनाने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो 6 नंबर पे हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 6 नंबर पे हमारा कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, आप लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी देखे होंगे। हम बताते हैं आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 10H2O। इसको एक और नाम से जानते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O ये फॉर्मूला होता है। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग जरा समझिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होता है मूर्ति के निर्माण में। देखिएगा आजकल जो मूर्तियां बन के आती हैं, तो पहले जो मूर्ति बन के आता था मिट्टी का होता था, लेकिन अब वहां पे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बनाता है, तो वो थोड़ा मजबूत होता है। इसके अलावा किसी का हाथ पैर टूटता है ना, तो डॉक्टर लोग देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। जो पट्टी करते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो ये था पूरा का पूरा, एक तरह से समझिए कि जितना भी इंपॉर्टेंट आपका लवण के बारे में पढ़ना था वो सारा हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा थोड़ा सा समझ जाइएगा कि जो हमारे लवण होते हैं अगर उनको आप खुला छोड़िएगा तो उसमें क्या होता है कि जल से यानी हमारा वायुमंडल से वो रिएक्शन करते हैं गैस से, और वो क्या आ जाता है, नमी आ जाती है उनमें। तो हमेशा उसका डब्बा को क्या करना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए ताकि वो उसमें नमी ना हो। इसके अलावा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। आपका पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो सेकंड चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। इसमें हमने आपको लवण से लेकर अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में पूरा का पूरा डिटेल से हमने आपको पढ़ा दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको यह भी बताते चलें कि इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का नोट्स 1 से 2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे जाइएगा और आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर 1-2 दिन में नहीं हो तो थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि नोट्स का काम बहुत तेजी से चल रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि ऑफलाइन क्लास जो चल रहा है तो उसमें भी नोट्स प्रोवाइड करवाना रहता है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए नोट्स प्रोवाइड करवाना होता है, तो थोड़ा टाइम का थोड़ा दिक्कत है, लेकिन नोट्स मिल जाएगा, आप घबराइएगा नहीं। अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग याद रखिएगा बायो का क्लास करेंगे। अगला क्लास जो होगा बायो का क्लास होगा, जिसमें सेकंड चैप्टर वो भी खत्म होने के कगार पे है, यानी एक क्लास लेंगे तो वो भी सेकंड चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिजिक्स भी एक क्लास लेंगे तो उसका भी सेकंड चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में 2-2 चैप्टर समाप्त होने वाला है 1 से 2 क्लास के बाद। उसके बाद से सभी में हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, यानी केमिस्ट्री में का भी तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बायो का भी तीसरा चैप्टर और फिजिक्स का भी तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैथ में धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से वो चल रहा है, वैसे ही वो उसका क्वेश्चन हम बारी बारी से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।